मतलब यही अब अटल और आडवाणी जी का दौर अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में समाप्त हो गया है। मैं चौड़ा भाषण मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं उसका कोई विशेष मतलब अभी तक नज़र नहीं आता है। जी चीज़ें वो एक चीज़ तो है कि मोदी जी अन्य नेताओं की तरह अलग अलग मोड में नहीं रहते हैं, वो हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहते हैं। जी बिल्कुल। और जो कुछ भी है वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे हाँ, यह अंदाज लगा पाना बहुत मुश्किल है। हाँ। दोस्तों नमस्कार, आप बीवी न्यूज़ देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, आज अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, उनका पुण्यतिथि है आज। और आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पे हम बात करने आए हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। और आज का जो विषय रहेगा वो मौजूदा सरकार जो है, भाजपा सरकार, उसके बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। और बात करने के लिए जो अतिथि हमारे साथ हैं, वो पहले भी आपने देखा होगा बीबी न्यूज़ के कैमरे पर, श्री विनय चंचल जी हैं। PWD से रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और आज हमने उनको बुलाया है बात करने के लिए, तो आमंत्रित किया था। तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर, आज का जैसा कि विषय है, मैंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है आज। और उसी विषय पे मैं चर्चा करना चाहता था आपसे कि मैं ये सर जानना चाहता था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और आज की मौजूदा केंद्र सरकार जो भाजपा की है, तो सर कैसे देखते हैं इन दोनों सरकार को, आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो हम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की तुलना जी वर्तमान सरकार से अनेक मामलों में की भी जा सकती है जी और नहीं करना भी श्रेयस्कर समझा जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत अच्छे वक्ता और बहुत अच्छे संसदीय राजनीति के बहुत अच्छे जानकार व्यक्ति थे। जी उनका जीवन भी अपेक्षाकृत कम विवादास्पद रहा है। जी भारतीय जनता पार्टी या पूर्व में जनसंघ का अटल जी का और आडवाणी जी का दौर और वर्तमान के जो सत्ता के केंद्र हैं मोदी जी और अमित शाह जी के दौर में अनेक तरह के अंतर आप पाएंगे। यद्यपि दोनों एक ही विचारधारा के, एक ही दल के प्रतिनिधि के तौर पर हैं, बिल्कुल, बावजूद इसके दोनों के कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर है। जी वाजपेयी जी जहां एक तरफ अपने घटक दल के दूसरे साथियों के साथ सौहार्द का संबंध रखते थे, दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि मोदी जी और अमित शाह जी, जी जहां तक मैं पाता हूं, जी पिछले 9 वर्षों में शायद पहली बार एनडीए के अपने घटक साथियों को याद करने का उन लोगों ने जहमत उठाया है, जब उन्हें इंडिया के रूप में, INDIA के रूप में जी। विपक्षी दलों का जो एक ग्रुप बना है, बिल्कुल। उसके चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इनके लिए चुनौतियां भारी महसूस हो रही हैं। तब यद्यपि वाजपेयी जी के दौर में भी संविधान के पुनर्मूल्यांकन की बातें शुरू हो गई थी, जी जो कि RSS जो उनका पितृ संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसके विचारधारा के मुताबिक, उसकी इच्छा के अनुरूप वाजपेयी जी ने भी काम किया था और काम करना शुरू कर दिया था। क्योंकि RSS की विचारधारा है या उनकी मान्यता है कि भारतवर्ष जो अंबेडकर और उनके साथियों के बनाए संविधान से चल रहा है, उस संविधान से चलने पर RSS की जो मूल भावना है, जो मूल इच्छा है, वो फलीभूत नहीं हो सकती है या उसमें अनेक तरह की परेशानियां हो सकती हैं। तो वो इसके पैरेलल नागपुर का एक संविधान लागू करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत अटल जी के भी समय से हो गई थी। दूसरी तरफ जो सरकारी कर्मचारी हैं, जी उनके लिए नौकरियों का, सरकारी पदों का कम किया जाना, पेंशन आदि की बाध्यता की समाप्ति की दिशा में अटल जी की सरकार ही आगे बढ़ चुकी थी, जी जो अब एकदम
पराकाष्ठा पर वर्तमान सरकार में पहुंच रही है। जी। दोनों में एक ही विचारधारा के होने के बावजूद एक गंभीर अंतर है जिसको मैं महसूस करता हूं कि अटल जी और आडवाणी जी के दौर में विसंगतियों का या विरोध का जी। एक विरोध के क्रम में जी। आचरण में व्यवहारिकता का एक झीना ही सही एक पर्दा था, जो कि मोदी जी और अमित शाह जी के दौर में शर्मिंदगी की हद तक वो पर्दा फट चुका है और जो बदले की भावना है वो काफ़ी बलवती हो गई है। बिल्कुल। इसलिए भी इन बातों के मद्देनज़र भी आज वाजपेयी जी को याद करने की ज़रूरत है। जी। मुझे लगा सर कि आज इससे अच्छा मुद्दा हो नहीं सकता है बात करने के लिए, उनकी पुण्यतिथि भी है, तो इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि इसी मुद्दे पे हम लोग बात करें। हाँ, नहीं, वाजपेयी जी से देखिए, पहले विरोधी दलों में, विभिन्न विरोधी दलों में, सत्ताधारी दल विरोधी दल एक दूसरे के विरोधी ही हैं, एक प्रेम का भी भाव रहता था। मुझे याद है जब पुरानी चीज़ों को हम याद करते हैं तो कभी पंडित नेहरू ने लोकसभा में यह कहा था अटल जी को संबोधित करते हुए, उनकी वाक क्षमता, उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए, कि मुझे उम्मीद, नेहरू जी ने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि अटल जी एक बार इस देश का नेतृत्व करेंगे, इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। एक ये भी सोच थी। और फिर राजीव गांधी ने अपने समय में अटल जी को विरोधी दल में रहने के बावजूद उनकी वाक क्षमता के कारण ही राजीव गांधी जी ने यूएन की सभा को संबोधित करने के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर अपने किसी मंत्री को नहीं भेजकर अटल जी को बाहर भेजा, और उसके पीछे विपक्ष के नेता को भेजा। और उसके पीछे एक मूल कारण यह भी था कि अटल जी उस समय काफ़ी रोगग्रस्त थे, तो इनकी चिकित्सा भी कराई जा सके, जो कि सरकारी खर्चे पर हो जाए, चूँकि अटल जी के पास अर्थ की कमी थी। तो ये एक अच्छा सामंजस्य था, सौहार्द का आपस में व्यवहार रहता था, जो कि अब के दौर में दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं सर मतलब यही अब अटल और आडवाणी जी का दौर अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में समाप्त हो गया है, और अब पूरी तरह से निरंकुश और दुराग्रही लोगों का एक जो चरित्र है वो सामने आ रहा है, और पूरी तरह से बदले की भावना में कोई चीज़ देखने का एक दौर चल पड़ा है वर्तमान शासन तंत्र के लोगों द्वारा। सर, कल स्वतंत्रता दिवस के जो भाषण जो दिया लाल किले से मोदी जी ने, उसके बारे में क्या कहना चाहिए सर? देखिए, काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण। मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं उसका कोई विशेष मतलब अभी तक नज़र नहीं आता है जी। चीज़ें वो, एक चीज़ तो है कि मोदी जी अन्य नेताओं की तरह अलग अलग मोड में नहीं रहते हैं, वो हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहते हैं जी, बिल्कुल। और जो कुछ भी है वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे यह अंदाज़ लगा पाना बहुत मुश्किल है। और हर चीज़ वो, हर उनका वक्तव्य, जैसे लोकसभा में अभी अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे, अविश्वास प्रस्ताव लाने का कारण था मणिपुर, और 2.5 घंटे के भाषण में 2.5 मिनट भी मणिपुर पर उनका भाषण नहीं रहा। वो गिनाते रहे अपने 9 साल की उपलब्धियां और परिवारवाद। तो कांग्रेस का परिवारवाद बुरा है और अमित शाह जी का परिवारवाद अच्छा है। आप पूछ सकते हैं, हम जानना चाहेंगे कि अमित शाह जी के जो पुत्र हैं जय शाह जी, तो वो कभी क्रिकेट खेलते थे क्या, या कहीं वो यूपीएससी से सेलेक्ट होके आए, संघ लोकसेवा आयोग या किसी आयोग द्वारा तो चयनित होकर नहीं आया है बीसीसीआई के सेक्रेटरी के रूप में। निश्चित रूप से वो सिर्फ इसीलिए चुने गए कि वो अमित शाह जी के पुत्र हैं, और वो उनका तो लाभ उठाना चाहिए सरकार को कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी 1 साल में 16,000 गुना बढ़ा ली, तो विलक्षण व्यक्तित्व के आदमी है। उनका तो लाभ, उनका तो ट्रेनिंग कैंप आयोजित करना चाहिए देश के उद्योगपतियों के साथ। तो वो परिवारवाद उनको नज़र नहीं आता। हम अपने बिहार में भी देख रहे हैं, बिहार के तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, अश्विनी कुमार चौबे जी हैं, सुशील कुमार मोदी जी हैं, रामकृपाल यादव जी हैं, सबके पुत्रों का एक दौर चल रहा है और सब अपने पुत्रों को एस्टैब्लिश करने में लगे हुए हैं। गोपाल नारायण सिंह जी हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे, सब अपने पुत्रों को एस्टैब्लिश करने में लगे हुए हैं। देश स्तर पर भी अनुराग ठाकुर हैं, अनुराग ठाकुर के पिता भी शायद वो मुख्यमंत्री वहाँ के भारतीय देश के लिए अच्छा हो। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। आगामी लोकसभा चुनाव है सर, आने वाला चुनाव है,
किस तरह से देखते हैं सर उसको? 2024 का चुनाव जी। मुझे लगता है कि सत्ताधारी दल या सत्ताधारी गठबंधन के लिए जी। 2014 और 2019 की तरह आसान नहीं होगा। चुनौतीपूर्ण स्थिति है। दोनों ही गठबंधन काफ़ी मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन करेंगे ऐसा लगता है। और एनडीए के गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो है उसके लिए रास्ते बहुत मुश्किल है। इस बार वाले रास्ते मुश्किल, बहुत मुश्किल है जी। और इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि शायद उनकी पुनरावृत्ति न हो 24 में। मैं जो देख पा रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, ऐसे जनता सर्वोपरि है, जनता का आदेश सबके सर माथे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार की चुनौतियाँ स्थितियाँ काफ़ी चुनौतीपूर्ण हैं। हाँ। और चुनौतियाँ आसान नहीं हैं पहले की तरह आसान नहीं। एनडीए के लिए। और कहिए आप, इंडिया जो गठबंधन नया बना है उसके पास खोने को तो कुछ है नहीं। हाँ बिल्कुल, चूँकि है ऐसी स्थिति, खोने को कुछ है नहीं। और अलग अलग कारणों से एनडीए या मोदी जी ने दुश्मन ही ज़्यादा बनाए हैं। और इस दुश्मन बनाने के क्रम में न कोई सिद्धांत है, न कोई नीति है, न भ्रष्टाचार की नीति है। कहते तो हैं कि 3 चीज़ें हैं, परिवारवाद का विरोध, भ्रष्टाचार का विरोध, लेकिन जो भ्रष्टाचारी इनके साथ आ जाए वो सदाचारी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन से निकल के सफ़ेद हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो जनता भी अब समझना शुरू कर चुकी है। शुरुआत में ऐसा लगता था जब इनको पहली बार 2014 में 2G 3G अनेक जी का जीजा जी के रूप में जो प्रचार इनका था, तो लोगों को वो अपील किया था और लगता था कि नहीं, ये चीज़ें ये जब आएंगे तो कुछ नया करेंगे। लेकिन देश और विकास के ही रास्ते पर जाने के बजाय विनाश के ही तरफ बढ़ा है। अब आप समझ लीजिए कि भूटान की करेंसी डॉलर के मुकाबले भारत के रुपए से ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो गया। बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम भारत से आगे निकल गया। तब आप समझिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी प्रचारित किया जाता है कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। सर प्रचारित तो यही होता है, लेकिन आप अपने आसपास नज़र उठाकर देख लीजिए, नेपाल भी आपके साथ नहीं है। एक भूटान छोड़कर आप हमारे पड़ोस का कोई देश हमारे साथ नहीं है। किस बात का डंका बज रहा है? कहाँ डंका बज रहा है? कहा तो जाता है कि भारत विश्वगुरु बन चुका है। अब उनकी नज़र में बन चुका है। आप कह सकते हैं कि उनकी नज़र में बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर खड़ा होने को तैयार है। भारत के विश्वगुरु बनने का ट्रेंड जो है वो आउटर पर खड़ा है। अब वो कह सकते हैं, मीडिया पर अघोषित कब्जा है उनका, तो मीडिया के माध्यम से वो कह सकते हैं। आप जो मीडिया के लोग हैं, आप देखते थे मनमोहन सिंह को, जिनको वो लोग मौन मोहन सिंह कहते थे, उनके भी समय में आप कहीं भी उनसे सवाल जवाब कर सकते थे, करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। लेकिन आज मीडिया में क्या यह ताकत बची है या बचने दी गई है? मुझे नहीं लगता। बचने दी गई है कि वो सवाल कर सके प्रधानमंत्री से कि किसी मुद्दे पर। अप्रायोजित सवाल करने वाले भी बुलाए जाते हैं, अक्षय कुमार टाइप लोग, जो कि पूछते हैं, देश प्रधानमंत्री से इंटरव्यू कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं। अब इसी से आप अस्तर का अंदाज लगा सकते हैं प्रधानमंत्री जी का भी और उनके साथ बात करने वाले का भी, बात करने वाले लोगों का भी। बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के लिए। और मुझे लगता है कि आज का जो दिन था, श्री माननीय आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पुण्यतिथि था और सर से बात हमने किया और जाना बहुत सारे मुद्दों पे, आगामी लोकसभा चुनाव वाले मुद्दे पे भी हमने बात किया। तो बने रहिए बीवी न्यूज़ के साथ। मैं हूँ आलोक कुमार। धन्यवाद।